हेलो। चलिए हम लोग आज फिर एक बार रिलेशन पढ़ते हैं। रिलेशन में सबसे पहले आप लोगों को सेट्स का थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। आप लोग का 11th का चैप्टर है ये, सेट्स। बहुत बच्चे को आ रहा होगा, बहुत बच्चे को उस समय शायद समझ में नहीं आया हो, या कम समझ में आया होगा, या कोई बच्चे भूल चुके होंगे, रिवीजन नहीं किए होंगे। चलिए यहाँ पे जितना भी जरूरत है सेट्स का, हम लोग सेट्स को उतना लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज का क्लास आप लोगों को इंट्रोडक्शन बेस्ड क्लास रहेगा। यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले सेट्स के बारे में जो भी बातें हमको जरूरी है, क्लास 12 के लिए सेट्स के बारे में जो जरूरत है, रिलेशन और फंक्शन के लिए जो भी बात जरूरी है, उन सभी बातों को हम लोग पूरा कवर अप करेंगे और फिर सेशन को कंटिन्यू रखेंगे और रिलेशन को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग सेट को जानेंगे कि सेट होता क्या है। सेट्स, सेट इज ए Set is a well-defined collection of distinct object. सेट क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। यहां पे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, जो बातें इस डिफिनीशन में आप लोगों को जो बात समझ में आ रहा है, सबसे पहले उसी को सोचते हैं। कलेक्शन समझ में आ रहा है सबसे पहले। सर कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन मतलब आप लोग खूब जानते हैं कि ग्रुपिंग करना, बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करना, उसी को कलेक्शन बोला जाता है। तो सेट के अंदर तो ये बात चल रहा है कि कुछ चीज को कलेक्ट करने का बात कर रहा है। अब कैसा कलेक्शन होना चाहिए, किस तरीके का कलेक्शन होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। भाई ऑब्जेक्ट मतलब कुछ चीज होगा। अभी आगे देखेंगे, ऑब्जेक्ट पे भी डिटेल्ड देखा जाएगा कि क्या बोला जा रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब है परिभाषित। वेल डिफाइंड का मतलब है कि एक फिक्स कैरेक्टेरिया होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। जो भी चीज होगा, जो भी चीज का बात करेंगे, अभी देखेंगे आगे कि भैया सेट का डिफिनीशन को और बढ़िया तरीका से एलुबरेट करेंगे, लेकिन यहां पे तत्काल आप लोग वेल डिफाइंड के बारे में इतना समझिए कि पर्सन टू पर्सन चीजें वैरी नहीं करना चाहिए। वेल डिफाइंड का बस इतना मतलब है, एक फिक्स पैरामीटर होना चाहिए, एक फिक्स क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर वेल डिफाइंड का आप लोग हिंदी में मतलब पूछिएगा तो परिभाषित बोला जाता है। सबके लिए परिभाषित होना चाहिए, उसी को वेल डिफाइंड बोला जाएगा। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट होना चाहिए। मतलब सेट क्या है, सेट होता क्या है? सेट एक कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, सेट के अंदर रिपीटेशन नॉट अलाउड। चलिए अभी तक जितना समझ में आ रहा है उतना ही रहने दीजिए, ज्यादा लॉड मत दीजिए, और आगे एग्जाम्पल जब इस पे करिएगा तो और अच्छे से ये चीज खुलेगा और आप लोगों को दिखाई देगा। द सेट usually denoted by capital letters A B C etc। सेट हम यूजुअली डिनोट किससे करते हैं? ए बी सी कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर ए बी सी ईटीसी, ए बी सी डी एफ जेड, कुछ भी आप डिनोट कर सकते हैं। आप तो बस इतना समझ लीजिए कि सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। सेट को लिखा कैसे जाएगा? यहां पे ये ए क्या है? ए आपका सेट है, और ये जो दिख रहा होगा एक ब्रैकेट टाइप का चीज है, इसको ब्रैकेट ही बोला जाएगा। इसको क्या बोल देंगे? ब्रैकेट बोल देंगे। ये ब्रैकेट्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा?
एलिमेंट हो जाएगा, और क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जेक्ट बोल देंगे, और क्या बोलेंगे, मेंबर बोल देंगे। तो यही हो गया हमारा सेट। सेट सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये सेट है, ये आपका एक ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। किसका कलेक्शन करते हैं, ऑब्जेक्ट का। और इसी को हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, और मेंबर भी बोल सकते हैं। इसका तीन तीन नाम है। आप कोई एक भी बोल दीजिएगा तो आदमी को समझ में आना चाहिए कि ये बात क्या करना चाह रहा है। यही जो ऑब्जेक्ट एलिमेंट जो इस ब्रैकेट के अंदर में हम कलेक्शन एक दिख रहा होगा आप लोगों को कि एक कलेक्ट किया हुआ है, एक जगह कलेक्ट करके कोमा लगा के ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है, वही जो एलिमेंट ऑब्जेक्ट या मेंबर होगा वही वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यहां पे एलिमेंट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, और पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला बात नहीं होना चाहिए। जो भी कलेक्शन होगा, जो भी एलिमेंट ऑब्जेक्ट लेंगे इस सेट के ब्रैकेट के अंदर में, वो क्या होना चाहिए, एक फिक्स कैरेक्टेरिया होना चाहिए। पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला बात होगा तब उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। एक सेट के डिफिनीशन को अगर फुलफिल करेगा तभी इसको हम सेट बोलेंगे। चलिए इसको एक बार नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लीजिए। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में एक सेट लेंगे, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 5। ये जो हमने ए इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट लिया है, क्या ये सेट है? क्या ये ए इक्वल टू, जो सर सेट तो ऐसे ही लिखा जाता है, ये तो सेट ही है। आपने तो ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट ऑब्जेक्ट को, कुछ नंबर को कलेक्ट करके कलेक्शन में लिख दिए हैं, कलेक्ट करके, ये तो सेट है। सेट के डिफिनीशन को भी एक बार याद कीजिए, क्या बोला गया था, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, सभी के लिए परिभाषित होना चाहिए, फिक्स कैरेक्टेरिया होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। यहां पे जो 1 लिया गया है, क्या सभी के लिए ये 1 1 ही होगा? 2 जो लिया गया है, क्या सभी के लिए, आपके लिए भी 2 और मेरे लिए भी ये चीज 2 ही है ना? किसी के लिए तो 3 नहीं न हो जाएगा, ये 2 तो सबके लिए 2 ही रहेगा। 3 सबके लिए 3 ही रहेगा, 4 सबके लिए 4 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा। चलिए वेल डिफाइंड का तो सिस्टम इन्होंने फुलफिल कर रखा है। अब हमको देखना है क्या डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट का क्या मतलब है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। एक बार 2 बार कोई एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। आप लोग ध्यान दीजिए, एक एलिमेंट 2 बार लिखा गया है। ये 1 जो है ये एक बार यहां है और एक बार यहां है, मतलब ये रिपीटेशन कर रहा है, तो ये सेट नहीं है। हर एक चीज ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ चीज रहेगा, उसको हम सेट ही नहीं बोल देंगे। सेट होने के लिए उसको सेट के डिफिनीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। क्या देखिए तो रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं? सेट का क्या डिफिनीशन था, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइंड तो है लेकिन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट एलिमेंट आपका जो भी सेट के अंदर में है, ये रिपीटेशन कर रहा है, 1 2 बार आ गया, मतलब ये सेट नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा लैंग्वेज बना के लिख देते हैं, कहना क्या चाह रहा है। दिस एलिमेंट, या चलिए ऐसे लिखेंगे, एलिमेंट ऑफ दिस सेट, एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर डिस्टिंग्विशेबल। वेल डिफाइंड को ही डिस्टिंग्विशेबल बोले हुए हैं। एलिमेंट इस सेट का डिस्टिंग्विशेबल है, बट नॉट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट तो नहीं है भैया, बट क्या है, नॉट डिस्टिंक्ट, बट नॉट डिस्टिंक्ट। हेंस ए इज नॉट ए इज नॉट ए सेट।
इसको क्या बोला जाएगा, कैसे आप एक्सप्रेस करिएगा, ये लैंग्वेज आपको लिखने का जरूरत नहीं है। ये जब आप नोट्स बनाइएगा तो इस वे में लिखिए ताकि कभी हमारे बातों को भूल जाए रिवीजन करते वक्त कि सर ने यहाँ बोला क्या था। तो आप इस लैंग्वेज को पढ़िएगा, आपको सारा विजुअलाइज हो जाएगा क्या कहना चाह रहा है। क्यों ये सेट नहीं है, क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल तो है, परिभाषित तो है, वेल डिफाइंड तो है, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, एलिमेंट रिपीटेशन कर रहा है। चलिए एक सेट बी लेंगे, बी इजकल टू AEIOU। क्या ये सेट है? ये जो बी इजकल टू लिया गया है कुछ स्मॉल अल्फाबेट लिया गया है। ये जो है ये वोवेल्स है कि नहीं, जरा सोचिए तो। ये वोवेल है और देखना होगा क्या ये सेट के डिफिनीशन को फुलफिल कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। AEIOU वेल डिफाइंड तो है, डिस्टिंग्विशेबल तो है, क्या ये डिस्टिंक्ट भी है। दो बात चेक करना है जब भी किसी भी सेट को हम चेक करेंगे कि ये सेट है कि नहीं है। दो बात चेक करना है, वेल डिफाइंड चेक करेंगे और डिस्टिंक्ट चेक करेंगे। ये दो क्राइटेरिया जो भी चीज फुलफिल करेगा वो सेट होगा, और जो भी कलेक्शन इस दो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा वो सेट नहीं होगा। तो AEIOU तो सभी के लिए AEIOU ही होगा, लेकिन क्या देखना है रिपीटेशन भी कर रहा है क्या, रिपीटेशन नहीं कर रहा है। तो ये एक सेट है। यहां भी लैंग्वेज बना के लिख देंगे, एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर डिस्टिंग्विशेबल as well as distinct, hence B is a set। एलिमेंट इस सेट का क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है एज वेल एज डिस्टिंक्ट है। तो ये बी क्या है, एक सेट है। अब पता चल रहा होगा कि भैया किसे सेट बोलेंगे और किसे सेट नहीं बोलेंगे। दो चीज, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, बस हो गया काम खत्म। चलिए यहां पे एक नोट ले लेते हैं। अरेंजमेंट arrangement of the object in the set does not matter। क्या बात करना चाह रहा है यार। एलिमेंट का अरेंजमेंट सेट के अंदर में मैटर नहीं करता है। जैसे आप लोग ये समझ लीजिए, एक सेट का कलेक्शन हम 1 2 3 एलिमेंट लेते हैं और एक सेट के अंदर 2 1 3 लेते हैं। क्या ये दो सेट है, क्या सेम सेट है। सेट के अंदर में एलिमेंट को हम कहीं भी रख दे, किसी भी पोजीशन पे किसी एलिमेंट को रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मैटर नहीं करता है वो बात। तो अरेंजमेंट सेट के अंदर में एलिमेंट का कोई मैटर नहीं करता है। ये दोनों क्या बात हो जाएगा, सेम सेट है। यहां पे AEIOU है, किसी को आप किधर भी रख दीजिए वही सेट रहेगा। यहां ऐसा नहीं है कि जो दिया हुआ है उसके बाद वही एलिमेंट होना चाहिए। एलिमेंट का पोजीशन आप किसी भी तरीके से अरेंज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए इससे पहले एक चीज और ले लेते हैं, कुछ सिंबल को भी देखेंगे। सम, चलिए सम सिंबल, ये एक क्या है, ग्रीक सिंबल है।
बहुत बच्चे जानते होंगे फिर भी ले लेते हैं, रिस्क नहीं लेना है। ये देखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन परेशान बहुत करता है। बहुत बच्चे को तो इसका मतलब पता नहीं होता है लेकिन वो क्वेश्चन भी बना देता है और सही भी बना देता है, क्वेश्चन करते जाता है लेकिन मतलब लास्ट तक भी इसका पता नहीं चल पाता है। अपने को वो बात नहीं करना है, बहुत परेशान करता है। कभी कभी लेवल के क्वेश्चन में ये सब चीज परेशान कर देगा, इसीलिए हर एक छोटी छोटी बातों को भी बढ़िया तरीका से लेके चलेंगे। ये एक ग्रीक सिंबल है, इसका नाम क्या बोला जाएगा? इसका नाम बोला जाएगा, नाम ही तो ग्रीक सिंबल है, इसका काम क्या है? बिलोंग्स टू करता है, बिलोंग्स टू ग्रीक सिंबल है। ये जहां भी लगा रहेगा इसको क्या बोल देंगे? बिलोंग्स टू बोला जाएगा। जैसे x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से लिखा हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए। और क्या बोल देंगे? x इज एन एलिमेंट ऑफ ए। और क्या बोला जाएगा? x इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए। और क्या बोला जाएगा? x इज ए मेंबर ऑफ ए। x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए बोलिए, या x एलिमेंट है से ए का वो बोलिए, या x ऑब्जेक्ट है ए का, या x मेंबर है सेट ए का वो बोल दीजिए। सेट बोलिएगा, अगर सेट में ये चीज दिया हुआ होगा तब तो अपने को ये समझ में आएगा कि भैया ये सेट है। ऐसे भी अगर मान लीजिए नहीं भी दिया हुआ होगा, इस तरीके का रहेगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो है x बिलोंग्स टू ए कर रहा है, मतलब x किस में एग्जिस्ट कर रहा है? ए में एग्जिस्ट कर रहा है। x किसका ऑब्जेक्ट है? ए का ऑब्जेक्ट है। x किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है। यहां पे सेट पढ़ रहे हैं तो इसको सेट पे ही बैठा के चलेंगे। यहां पे कौन सेट ए है? ए है सेट, और x क्या है? इसका सेट ए का एलिमेंट ऑब्जेक्ट है। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए साइन में गड़बड़ करिएगा आप लोग तो कभी लिखने के लिए ये भी ना सोच सकते हैं, ऐसे कर दीजिएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप सोचिएगा कि भैया सेट ए का ऑब्जेक्ट x है, लेकिन यहां जो आप ये लिख दिए हुए हैं ये ओपन फेस के तरफ जो भी होगा वो ऑब्जेक्ट सेट होगा, और क्लोज फेस के तरफ जो भी होगा वो क्या होगा? एलिमेंट हो जाएगा। यहां ये बात हो गया कि x क्या है? ए क्या है? ए मेंबर है x का। यहां पे कौन किस में एग्जिस्ट करेगा? ए जो है x में एग्जिस्ट करेगा। ये बात हो गया, उल्टा नहीं करना है। इसको नोट करिए और रुक जाइए, अभी नोट मत करिए, एक बार सोचिएगा। जब भी लेक्चर को पूरा हो जाए एक बार तुरंत रिवीजन, क्विक रिवीजन करिएगा, एक बार रीड करिएगा पूरा सेशन को नोट बना के, और इस पे यहां आने के बाद थोड़ा सा थिंक करिएगा हम क्या बोल रहे हैं। एक्स क्लोज फेस के तरफ जो होगा वो ऑब्जेक्ट या एलिमेंट हो जाएगा, और बिलोंग्स टू के ओपन फेस के तरफ, देखिए ये ओपन है कि नहीं? ये ओपन है, और इस तरफ से बाउंड्री लगा हुआ है तो ये क्लोज बोला जाएगा। ये क्लोज फेस है और ये ओपन फेस है। ओपन फेस के तरफ जो भी होगा वो सेट होगा, और क्लोज फेस के तरफ जो भी होगा वो एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट होगा? जो भी ओपन फेस के तरफ होगा उसका एलिमेंट होगा। तो यहां पे ए क्या है? सेट है, और एक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए क्या है? सेट है। जैसे आप लोग क्या देखे थे, B इज इक्वल टू, इससे जस्ट पहले AEIOU, ये एक सेट देखे थे। यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? ए बिलोंग्स कर रहा है सेट बी को, ई बिलोंग्स, भाई इसका हर एक एलिमेंट सेट बी को बिलोंग्स कर रहा है। यहां जो भी एलिमेंट का कलेक्शन है ये सेट बी में एग्जिस्ट कर रहा है। यहां जो भी एलिमेंट है वो सेट ए का ही तो एलिमेंट है, सेट बी का ही तो एलिमेंट है, सेट बी में ही तो है।
यहां हम क्या बोल सकते हैं, यहां बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, ई बिलोंग्स टू बी, आई बिलोंग्स टू बी, सभी के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ये बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया इसका सेट के अंदर क्या योगदान है, सेट के अंदर ये क्या यूज है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये बात कहना चाह रहा है कि जो भी एलिमेंट, आपको ये क्लियर कट होना चाहिए कि ए एक सेट है, उसका एक्स क्या है, एलिमेंट है। बिलोंग्स टू का क्या मतलब होगा, एलिमेंट को बिलोंग्स करेगा, मेंबर होगा उसका। चलिए इसको थोड़ा बात है, इसको मिटा रहे हैं। अगर ये x बिलोंग्स टू ए होगा तब तो इसको x बिलोंग्स टू ए बोल देंगे, लेकिन कभी क्या रहेगा वो भी देख लीजिए, कहीं कहीं इस तरीके से रहेगा। इसको क्या बोला जाएगा, बिलोंग्स टू को कट कर दिया है, बिलोंग्स टू को क्रॉस कर देगा तो क्या बोला जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू, x डज नॉट, x डज नॉट बिलोंग्स टू, x डज नॉट बिलोंग्स टू बोला जाएगा। हम ये भी बोल सकते हैं, एक मिनट, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, यहां क्या बोला जाएगा, एक्स एंड वाई बोथ, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू, एक्स और वाई दोनों बिलोंग्स कर रहा है। भैया यहाँ पे केवल एक एक्स बिलोंग्स कर रहा था, यहाँ एक्स और वाई दो चीज बिलोंग्स कर रहा है, मतलब एक्स और वाई दोनों क्या है, एलिमेंट है किसका, ए का, ऑब्जेक्ट है ए का, मेंबर है ए का। चलिए इसको यहां तक नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल ऑफ सेट लेते हैं। ये सब क्या है, सेट है, ये सभी सेट है, सेट का एग्जाम्पल है। अब कैसे है, थोड़ा सा इसको करके देखते हैं समझने के लिए। चलिए क्या बोला जा रहा है, ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। भैया क्या करिएगा, अगर समझ में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा हो तो ऐसे लिखिए, 10 से छोटा ओड नेचुरल नंबर कौन कौन हो जाएगा, 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा और 10 तो होगा नहीं, 9 तक ही लेना है। तो ये ओड नेचुरल नंबर का एक कलेक्शन है, ये सेट का अगर एग्जाम्पल है और जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है मतलब उसके अकॉर्डिंग एक कलेक्शन करना है, एक ग्रुपिंग करना है। और ये जो कलेक्शन ग्रुपिंग हो गया, अब इसको चेक करिए सेट के डिफिनीशन पे बैठा करके, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइंड तो है भैया, कुछ डिजिट है भैया, जो डिजिट है वो तो सबके लिए डिजिट ही रहेगा, 5 सबके लिए 5 रहेगा, किसी के लिए चेंज थोड़े हो जाएगा। रिपीटेशन देखना है मेन, इसमें रिपीटेशन हो रहा है क्या, कोई भी एक डिजिट 2 बार आ रहा है क्या, कोई भी एक एलिमेंट 2 बार आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये एक सेट है। सेट तो है ही भैया, सेट का एग्जांपल है, बस इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा खोले। द रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया क्या सेट है भैया, भारत का जो भी नदी है वो वेल डिफाइंड तो है। गंगा सबके लिए गंगा है, किसी के लिए यमुना तो हो नहीं जाएगा, किसी के लिए ब्रह्मपुत्र तो हो नहीं जाएगा, जो भी नदी है वो सबके लिए वही नदी रहेगा। हमारे लिए भी गंगा नदी है, गंगा ही रहेगा, आपके लिए भी गंगा नदी गंगा ही रहेगा। और रिपीटेशन, नदी का कैसे रिपीटेशन हो सकता है, वो तो डिस्टिंक्ट है ही, तो ये भी एक सेट है। द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ए ई आई ओ यू आपने देखा था, वो सेट हो रहा है। वोवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट का कलेक्शन जब करते हैं वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होता है, ये भी तो सेट है ही। प्राइम फैक्टर ऑफ 210, चलिए इसको प्राइम फैक्टर कर देंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो, यहां आते हैं, 2 10 105 हो जाएगा, 3 से करिए 35 हो जाएगा, 7 से करिए 5 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या 2 3 5 7, क्या ये वेल डिफाइंड है, क्या ये डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल है, 2 3 5 7, ये तो सेट है। चलिए A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, 24 का जो भी फैक्टर होगा उसका एक सेट है A।
तो 24 का फैक्टर, फैक्टर का क्या मतलब है भैया, वो डिजिट 24 का फैक्टर होगा जो कि 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो। तो यहाँ पे देख लेंगे 24 को कौन कौन डिजिट डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, 1 कर रहा है बिल्कुल, 2 कर रहा है बिल्कुल, 3 कर रहा है बिल्कुल, 4 कर रहा है बिल्कुल, 5 कर रहा है नहीं कर रहा है, 6 कर रहा है बिल्कुल, 7 कर रहा है नहीं, 8 कर रहा है बिल्कुल, 9 कर रहा है नहीं कर रहा है, 10 भी नहीं कर रहा है, एक ही बार 12 करेगा और 24 खुद को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। तो ये सभी देखना है, वेल डिफाइंड है, क्या ये सभी के लिए एक समान है, परिभाषित है, फिक्स है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा और डिस्टिंक्ट तो है ही। तो ये भी एक सेट है। अब क्या बोला जा रहा है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। बोला जा रहा है ई एक सेट है सभी लेटर्स का, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के सभी लेटर का एक सेट है ई। तो क्या ये तो एग्जांपल ऑफ सेट दे रखा है, चलिए इसको लिखते हैं। सर लिखिएगा क्या, TRI सभी को कोमा लगा के लिख दीजिएगा, वही सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, अगर नहीं दिखा है तो गड़बड़ है, रिवीजन करिए एक बार फिर से। यहाँ पे ओ आ रहा है 2 बार, तो क्या ये कौन से एंगल से सेट होगा भैया, यहां जो ऑब्जेक्ट है ये तो रिपीटेशन कर रहा है, ओ 2 बार आ जाएगा, तो क्या ये सेट होगा, डिस्टिंक्ट तो हुआ ही नहीं ऑब्जेक्ट, ये सेट होगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल ऑफ सेट, सेट के एग्जाम्पल में ही ना दिया है, तो हम एक ही बार लेंगे। भाई क्या बोल रहा है अपने को, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, बोल रहा है ये सेट होना भी चाहिए, और आप जो भी करिए लेकिन इसको सेट होना चाहिए। सभी लेटर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का, सभी लेटर। चलिए देखिए कैसे करना है, E इज इक्वल टू TRIGONOMETRY, आर भी नहीं लेंगे एक बार और, देखिए आर भी 2 बार आ रहा है। तो क्या ये सभी के लिए वेल डिफाइंड है, बिल्कुल है। रिपीटेशन कर रहा है, कोई भी लेटर नहीं रिपीटेशन कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि रिपीटेशन तो कर रहा है, लेकिन रिपीटेशन वाले को हम एक ही बार लेंगे। भाई सिंगल सिंगल ही रख दो, क्या फर्क पड़ता है। अगर हमको ये डिफिनीशन दे देगा और बोलेगा कि ये सेट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे जिसमें बोल रहा है कि सभी लेटर ट्रिग्नोमेट्री का होना चाहिए, रिपीटेशन वाले को एक ही बार रखो। वो तो ले ही ना लिए, आप बोलोगे सर किसी को छोड़ दिए ना, लेकिन सभी बोल रहा है, सभी नहीं हुआ क्या, वो है तो वो तो लिए, इसके लिए भी यही वो होगा, इसके लिए भी यही वो होगा। आर बोल रहा है तो यही आर उस दोनों के लिए काम करेगा। समझ में आ रहा है। चलिए इसको नोट करिए, यहां तक आगे बढ़ते हैं, पॉज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सेट है, अपने आंसर को आप जस्टिफाई करिए। इसमें से कौन कौन सेट है, अगर सेट है तो क्यों है, सेट है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, उसको प्रूव भी करने बोल रहा है, जस्टिफाई करने बोल रहा है। चलिए पहला क्या हो बोला जा रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 10। चलिए भैया इसका एक सेट बना दीजिए। कलेक्शन किस चीज का लिया हुआ है, होल नंबर का, 10 से छोटा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट डॉट अप टू 9 तक ले लीजिए। क्या ये वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल है, ये तो सेट है, ये सेट है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। किसका कलेक्शन करने बोल रहा है, गुड हॉकी प्लेयर का। क्या ये सेट होगा, भैया हॉकी प्लेयर जो भी लेंगे वो तो डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति होगा, ये मान लिए, लेकिन वेल डिफाइंड है क्या, वेल डिफाइंड नहीं है, फिक्स कैरेक्टेरिया नहीं है। आप बोलोगे सर अच्छे अच्छे खिलाड़ी को कलेक्ट कर लेंगे, तो नहीं हुआ फिक्स कैरेक्टेरिया। कैसे, आपको जो खिलाड़ी अच्छा लगेगा शायद हमको नहीं लगे, ये कौन जवाब देगा। आपको जो खिलाड़ी अच्छा नहीं लगेगा वो किसी और को अच्छा लग जाए, फिर क्या करिएगा। पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है कि नहीं, अच्छा खिलाड़ी का कैरेक्टेरिया क्या है, एक फिक्स कैरेक्टेरिया तो इन्होंने क्वेश्चन ने नहीं दे रखा है, बस बोल दिया कि गुड हॉकी प्लेयर।
गुड हॉकी प्लेयर कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं हुआ, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आपको कोई प्लेयर अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, एक समान आंसर नहीं आ रहा है, एक समान उत्तर नहीं आ रहा है, मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। किसी भी एक चैप्टर के सभी क्वेश्चन का कलेक्शन बोला जा रहा है, ये सेट होगा, वेल डिफाइंड तो होगा, एकदम होगा भाई। एक चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन होगा वो सभी के लिए उतना ही क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन तो डिफरेंट डिफरेंट ही होगा, एक जैसा क्वेश्चन तो होगा नहीं, सेम क्वेश्चन तो डिस्टिंक्ट है और वेल डिफाइंड है। चलिए नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर इन दिस बुक। अब बताइए ये सेट है कि नहीं है? सर ये तो सेट ही है ना, बोला जा रहा है कि सभी डिफिकल्ट चैप्टर का कलेक्शन करना है किसी किताब का, किसी बुक का। बुक का जो भी चैप्टर होगा वो डिस्टिंक्ट होगा, क्या वेल डिफाइंड है? डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट कोई फिक्स क्राइटेरिया थोड़ी ना हुआ। आपको जो चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा, हो सकता है आपके मित्र को वो इजी लग जाए, तो उसके लिए तो वो डिफिकल्ट नहीं रहा। आपको जो इजी लग जाएगा, किसी स्टूडेंट को वो डिफिकल्ट लग जाएगा, तो वो आपके लिए तो डिफिकल्ट नहीं रहा, कोई चैप्टर आपके लिए इजी हो गया। तो ये फिक्स क्राइटेरिया नहीं हुआ, पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी करने वाला चीज है। तो यहां भी ये क्या बोला जाएगा? ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद। कलेक्शन करना है मुंशी प्रेमचंद के लिखा हुआ सभी नोवेल को, हिंदी नोवेल को, ये एक सेट होगा। कैसे होगा भाई? मुंशी प्रेमचंद जितना भी हिंदी नोवेल लिखा हुआ है, लिखे हुए हैं, क्या वो डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट है? और सभी के लिए वो तो हिंदी नोवेल ही होगा मुंशी प्रेमचंद का, तो ये क्या है? एक सेट है। नेक्स्ट, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। फिर वही बात आ गया, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, 11th बेस्ट क्रिकेट प्लेयर के कलेक्शन करने बोल रहा है। ये कौन बोलेगा कि भाई कौन बेस्ट है? गुड हॉकी प्लेयर वाला ही क्वेश्चन यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, भले लैंग्वेज अलग अलग है। किसी के लिए बेस्ट क्रिकेट प्लेयर कोई और होगा, वो उसके किसी दूसरे के लिए बेस्ट नहीं होगा। कोई आपके लिए अच्छा नहीं होगा, दूसरे के लिए बेस्ट हो जाएगा। तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, वेरिएबल कंडीशन है, मतलब सेट नहीं होगा। वेरिएबल कंडीशन हुआ मतलब वेल डिफाइंड नहीं बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर whose name begin with the letter M। कलेक्शन करना है ऐसा सभी मंथ का जिसका नाम शुरू होता है, मंथ के नाम शुरू होता है एम लेटर से। एक ही है भैया, मार्च ही होगा, तो ये क्या है? सेट है, वेल डिफाइंड भी है। और एम से जो एक ईयर के सभी मंथ का एम लेटर से जो शुरुआत होगा नेम, वो सभी के लिए सेम होगा और डिस्टिंक्ट होगा, तो ये क्या है? एक सेट है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक। सभी इंटरेस्टिंग बुक का कलेक्शन, क्या ये सेट है? क्या ये तो सेट नहीं है। इंटरेस्टिंग बुक बोल रहा है, इंटरेस्टिंग बुक कैसे भाई? इसका क्या फिक्स पैरामीटर है? कोई फिक्स पैरामीटर ही नहीं है। हो सकता है आपको जो इंटरेस्टिंग लगे हमको बोरिंग लगे, किसी और को जो बोरिंग लगे आपको इंटरेस्टिंग लग जाए। पर्सन टू पर्सन वेरी किया कि नहीं किया? क्या कोई फिक्स क्राइटेरिया रहा? यहाँ पे कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं रहा, वेल डिफाइंड नहीं है। डिस्टिंक्ट तो होगा लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना चाहिए। वेल डिफाइंड हो जाएगा लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं होगा तो भी सेट नहीं होगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा वेल डिफाइंड नहीं होगा तो भी वो सेट नहीं होगा। दोनों चीज होना चाहिए, वेल डिफाइंड एज वेल एज डिस्टिंक्ट। तो ये क्या है? अपने आप में एक सेट नहीं है। चलिए यहां तक पॉज करके नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा सा क्वेश्चन है इसमें। द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास। बोल रहा है शॉर्ट बॉयज,
ऐसा एक ग्रुपिंग करिए, ऐसा एक कलेक्शन करिए जो कि आपके क्लास का सभी शॉर्ट बॉय, छोटा बॉयज का, इसका कोई एज तो दिया नहीं है, एक फिक्स क्राइटेरिया तो दिया हुआ नहीं है कि भाई इस क्राइटेरिया में इसका कलेक्शन करिए। मतलब जो आपको शॉर्ट बोलिएगा आप, आपके मित्र उसको शॉर्ट नहीं बोलेगा, फिर तो पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है, ये भी एक सेट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हुज एजेस एक्सीड 15 ईयर। ऐसा कलेक्शन करने बोल रहा है सभी बॉयज का जिसका 15 ईयर से ज्यादा एज हो चुका है। ये एक फिक्स क्राइटेरिया है कि नहीं है भाई? 15 ईयर से बड़े वाले बच्चे का एक कलेक्शन करना है, वो तो सभी के लिए 15 वाले बड़े से करना होगा। आप भी जिस बच्चे को, भाई जो भी कलेक्शन करेगा 15 ईयर से बड़े, एक फिक्स पैरामीटर दिया कि नहीं दिया? जिस बच्चे आपके लिए कोई स्टूडेंट आपके लिए किसी क्लास में 15 ईयर से बड़ा होगा, हमारे लिए भी होगा, किसी और के लिए भी वो बड़ा ही होगा। ऐसा तो नहीं है आपके लिए वो 15 ईयर से बड़ा हो जाएगा और आपके मित्र के लिए वो 20 ईयर का ही होगा, 12 ईयर का ही होगा। ऐसा होगा? नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? एक सेट है, वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है। चलिए नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्संस ऑफ कोलकाता। क्या ये सेट है? सभी रिच पर्सन के कलेक्शन करने बोल रहा है, कोलकाता के सभी रिच पर्सन। क्या फिक्स पैरामीटर है इसका? भाई आप जिसको अमीर बोलोगे, रिच बोलोगे, कोई और उसके लिए, दूसरे के लिए वो पुअर होगा और कोई और उसके लिए रिच हो जाएगा, फिर कोई और के लिए कोई और रिच हो जाएगा, किसी और के लिए कोई और रिच हो जाएगा। तो ये भी एक फिक्स पैरामीटर नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, ये सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामाज रिटेन बाय शेक्सपियर। इंटरेस्टिंग ड्रामा बोल रहा है, शेक्सपियर के द्वारा जितना भी ड्रामा लिखा गया है उसमें से इंटरेस्टिंग ड्रामा का कलेक्शन करने बोल रहा है। फिर वही बात है, आपके लिए जो इंटरेस्टिंग होगा किसी और के लिए बोरिंग होगा, आपके लिए जो बोरिंग होगा किसी और के लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, वेल डिफाइंड नहीं है, एक फिक्स पैरामीटर तो दिया ही नहीं गया है, ये भी सेट नहीं होगा। चलिए इसको भी पॉज करके नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब सेट का काम यहाँ तक था। सेट में अभी भी सेट में ही चल रहे हैं, लेकिन सेट के डिफिनीशन को हमने समझा बढ़िया तरीका से। सेट का जो भी डिफिनीशन कहना क्या चाह रहा है, उस पर कुछ एग्जाम्पल लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए और अपन ने देखा कि क्या कैसे होता है, वेल डिफाइंड क्या होता है, डिस्टिंक्ट क्या होता है, उन सभी चीज़ों को हमने डिटेल्स तरीका से जाना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का कितना वे है, कितना तरीका है, उन सभी चीजों को देखते हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। 3 मेथड से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो 3 मेथड्स को फिर हम पढ़ेंगे बारी बारी से। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है। एक सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। तीसरा है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब ये 3 रिप्रेजेंटेशन है, सेट को रिप्रेजेंट करने का 3 मेथड है। अब बारी बारी से सभी मेथड को एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि कौन सा मेथड का क्या काम है, कौन से मेथड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को देखते हैं। चलिए, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, नाम से क्या पता चल रहा है? देखिए, नाम से ही यहां पे जाना जाएगा। रोस्टर और टेबुलर, सेट जो भी होगा वो टेबल फॉर्म में होगा, उसको टेबुलर बोल देंगे। रोस्टर या टेबुलर, नाम से लग रहा है टेबुलर, मतलब एक टेबल के फॉर्म में सेट लिखा हुआ होगा, उसको टेबुलर फॉर्म बोला जाएगा। चलिए डिफिनीशन देख लेते हैं। इन दिस फॉर्म डिस्क्राइबिंग ए सेट, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ये आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रैकेट्स। डिफिनीशन पे नहीं जाना है, यहां पे बस आप लोग इतना समझिए कि ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट को, ऑब्जेक्ट को कोमा लगा के सेपरेट किया जाएगा उसको रोस्टर या टेबुलर बोला जाएगा। अभी तक जो सेट हमने पढ़ा, सेट
सेट को देखा, सेट के एग्जाम्पल को देखा, ब्रैकेट के अंदर आप लोग देख रहे थे, कोमा लगा के सेपरेट कर रहे थे, वही क्या था, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म था, क्योंकि एक टेबल के फॉर्म में लिखा जा रहा था। यहां पे a इजकल टू मान लीजिए एक सेट है 1 2 a b 5, ये एलिमेंट को कोमा लगा के सेपरेट लिख रहे हैं, एक टेबल के फॉर्म में है कि नहीं, टेबल जैसा लिखा हुआ है कि नहीं, 1 2 a b 5 एक टेबल जैसा लिखा हुआ है, इसी को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोला जाएगा। सेट को ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक मेथड तो ये है सेट के रिप्रेजेंटेशन का। चलिए सेकंड देख लेते हैं, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म क्या होता है। पॉज करके यहां तक आप लोग नोट करिए, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म क्या होता है, नाम से क्या पता चल रहा है भाई, सेट का प्रॉपर्टी दे देगा और उसको बिल्ड करवाएंगे। कोई भी सेट के प्रॉपर्टी से जब सेट को बिल्ड करेंगे, सेट के प्रॉपर्टी से जब सेट को बनाएंगे, उसी को सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म बोला जाएगा। सेट के प्रॉपर्टी से सेट को जब बिल्ड करेंगे तो उसको सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म बोल देंगे। जैसे दिख भी रहा है a इजकल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। सबसे पहले एक चीज देखेंगे, ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल एक खड़ा हुआ डंडा दिया हुआ है, इसको कहीं कहीं आपको ये दिखने को मिलेगा, कहीं कहीं दो डॉट रहेगा। इस दोनों चीज को क्या बोला जाता है, सच दैट बोला जाता है। जैसे बिलोंग्स टू को अपन ने नहीं छोड़ा था, इसको भी थोड़ा सा पॉज करके एक बार सोचिए, याद करिए, ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मीनिंग भी है कुछ। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा मीनिंग भी पता चलती जाएगा, बहुत अच्छा चीज है। ये सब चीज भी बहुत बच्चे को कंफ्यूज करते रहता है कि ये है क्या, इसका मतलब क्या है। चलिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये सेट का प्रॉपर्टी दिया हुआ है और इस प्रॉपर्टी के माध्यम से इस प्रॉपर्टी को हमको लर्न करके इस प्रॉपर्टी का निचोड़ निकाल करके सेट को बिल्ड करवा देंगे, उसी को सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म बोला जाता है। एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर, ए का एक्स एक एलिमेंट है, कहना क्या चाह रहा है, एक्स एक एलिमेंट है और वो x कैसा है, सच दैट का मतलब ही है x एक एलिमेंट है और वो x एक नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 लेस देन 36। x एक नेचुरल नंबर है और वो x 30 से ग्रेटर या इक्वल होगा और 36 से छोटा होगा, लेस देन होना चाहिए। चलिए, इस प्रॉपर्टी से कैसे बिल्ड कराइएगा, सेट को नेचुरल नंबर लेना है, 30 लेंगे, क्या x एक एलिमेंट है और x क्या है, यहाँ पे 30 36 के बीच का है, 30 लेंगे, क्या इक्वल टू भी है 30 तो लिया जाएगा भैया, 30 लेंगे, 31 लेना होगा, 32 लेना होगा, 33 लेना होगा, 34 लेना होगा, 35 36 लेंगे, क्या नहीं ले सकते हैं, लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, ये भी एक क्या है, अपने आप में सेट है। यही हो गया। देखिए, सेट के प्रॉपर्टी से जब सेट को बिल्ड करिएगा तो ये वह एक टेबुलर फॉर्म में ही बनेगा, यही हो गया आपका सेट। सेट बिल्डर या टेबुलर फॉर्म इसी को बोला जाता है। और अगर आपको देखना है तो आप ऐसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is the vowel of English अल्फाबेट। ये एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है सेट का, इस प्रॉपर्टी से आप सेट को बिल्ड करवा दीजिए। क्या बोला जा रहा है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। x क्या है, b का एलिमेंट, और वो x कैसा है, वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। चलिए भैया, वेरी इजी, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट को सेट के अंदर कलेक्शन में लिख दीजिए, a e i o u, यही बात हो गया, इसका मतलब ये हो गया। चलिए, इसको पॉज करके नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
लास्ट आपका थर्ड मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का। हमने 3 मेथड देखा था, सेट बिल्डर, सॉरी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट देखा हमने सेट को टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ होगा, उसको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोला जाएगा। सेकंड क्या मेथड देखे थे, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। सेट का प्रॉपर्टी दिया हुआ होगा और उस प्रॉपर्टी से जब हम सेट को बिल्ड करवा देंगे तो उसी को सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म बोला जाता है। तीसरा क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअली दिखेगा आपको, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया, ये सेट ए है, 1 2 3 4 5। इस तरीके से एक सर्कल रहेगा और उसके अंदर कुछ एलिमेंट दिया हुआ होगा, यही सेट ए हो गया। या इसी को क्या बोला जाएगा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए 3-4 ठो टाइप्स ऑफ सेट भी देखना होगा हमको। रिलेशन के अंदर में जो भी सेट का बात जरूरी है वो सभी चीज आज ही खत्म करेंगे। हालांकि गर्मी बहुत है, अभी रात का 10-11 बज रहा है, लेकिन पसीना देखिए आप लोग, लगातार पसीना चल रहा है, पंखा 2-2 चल रहा है। इतना गर्मी है कि मानिए एकदम काम नहीं कर रहा है दिमाग। गर्मी बहुत है, फिर भी करेंगे, काम करना है भाई, लगे रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोग को भी गर्मी लग रहा होगा, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा भैया, गर्मी का काम है लगना। अपने लोग पढ़ते रहेंगे, सिचुएशन कैसा भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, डटे रहिए। थोड़ा सा परेशानी होगा, अभी हमें भी बहुत गर्मी लग रहा है लेकिन पढ़ा तो रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट क्या होता है। 3 बात है लेकिन तीनों का मीनिंग एक ही है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, खाली खाली खाली। खाली सेट भी होता है क्या सर, क्या होता है एम्प्टी सेट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट आर 0 देन इट इज कॉल्ड ए नल सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में 0 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होने का क्या मतलब है, कोई भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तब उसको एम्प्टी सेट बोल देंगे। किसी सेट के अंदर, भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार, सेट के लिए तो बोला गया था कि वेल डिफाइंड सेट क्या है, कलेक्शन होना चाहिए वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। लेकिन यहां सर बोला जा रहा है कि सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो उसको एम्प्टी सेट बोल देंगे। यस, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होगा तो उसको नल सेट या एम्प्टी सेट बोला जाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय फाई और खाली सेट। सेट जब आप लिखते थे तो ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट लेते थे, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर भैया एम्प्टी सेट का तो कहना ही है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट जिस सेट के पास हो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। चलिए इसको डिनोट किया जाता है, फाई का मतलब भी होता है एम्प्टी, नल या वॉइड, और खाली सेट तो है ही। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेंगे कि भैया एम्प्टी सेट पॉसिबल भी है क्या, देखना पड़ेगा ना ये सही बात है कि नहीं है, कि केवल डिफिनीशन में सही है, प्रैक्टिकल वे में सही ही नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है। चलिए इसका एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल हम देखेंगे सेट बिल्डर प्रॉपर्टी फॉर्म से। ये सेट ए दे दिया होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 0 से ग्रेटर एक्स लेस देन 1 होगा। चलिए भैया इस प्रॉपर्टी से सेट को लिखिए, सेट को बिल्ड करिए, बनाइए सेट को, इस प्रॉपर्टी से सेट को बनाइए, बिल्ड करिए। देखिए होता है क्या, बोल रहा है कि इस सेट का एलिमेंट एक्स है और वो एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। एक्स बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को, मतलब एक्स जो भी होगा वो नेचुरल नंबर में से ही होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। भैया ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है क्या, 0 और 1 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट ही होता है, 0 और 1 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्या है, ये जो है एक फाई सेट है कि नहीं है, फाई सेट या एम्प्टी सेट ऐसे लिख दीजिए। ये क्या है, फाई सेट है। आप लोगों को अब जाके पता चला होगा कि ऐसा बहुत कंडीशन, मेनी कंडीशन पॉसिबल है जो कि एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। चलिए
यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सेकेंड देखते हैं। ए सेट विच हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट। एक सेट होगा यूनिवर्सल, मतलब क्या, नाम से पता चल रहा है यूनिवर्स, उसके अंदर सभी चीजें समा जाएगा। भैया यूनिवर्स के अंदर ही तो सभी चीजें हैं, हम लोग भी है, पृथ्वी भी है। यूनिवर्सल सेट नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर सभी एलिमेंट होगा, रिलेटेड सेट के सभी एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर होगा, उसको यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से, यू फॉर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट को क्या किया जाएगा डिनोट, कैपिटल यू से। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको और समझेंगे। ये कोई सेट ए है, इसका एलिमेंट 1 2 3 है, और ये कोई सेट बी है, इसका एलिमेंट ए बी सी 1 है। अब इस दो रिलेटेड सेट का सभी एलिमेंट किसी एक सेट में प्रेजेंट होगा, उसको यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। डिफिनीशन बाय डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। सही है, चलिए 1 2 3 ए बी सी। क्यों ऐसा हो रहा है यार? ए बी सी, इसका सभी एलिमेंट प्रेजेंट है क्या? 1 2 3 है सर। इसका सभी एलिमेंट प्रेजेंट है क्या? ए बी सी 1, ए बी सी और 1 है सर। सर इसका भी एक 1 है, इसका भी 1 है, तो यहाँ तो 1 1 दो 1 लेना चाहिए था। भैया जब आप 2 1 ले लोगे, यूनिवर्सल सेट भी तो एक सेट है पहले। तुम राम मोहन सोहन कुछ भी हो, उससे पहले तो एक ह्यूमन हो, उससे पहले तो एक आदमी हो, मनुष्य हो। ये जो भी है यूनिवर्सल फूनिवर्सल कुछ भी है, पहले एक सेट है। इसको भी सेट का डिफिनीशन को फुलफिल करना होगा, सेट के क्राइटेरिया को फिलअप करना होगा, तभी ये यूनिवर्सल सेट होगा या कोई भी सेट होगा। वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, एक सेट जिसके पास सभी एलिमेंट होना चाहिए, रिलेटेड सेट का सभी एलिमेंट हो विदाउट एनी रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये दो रिलेटेड सेट का सभी एलिमेंट किसी एक सेट में होगा तो उसको यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। क्यों यूनिवर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दो सेट इसमें समा गया है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं हम, याद रखने का ये तरीका है। अब देखने के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 2 3 लिख दिए और ए बी सी 1 लिख दिए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। भाई ये 1 दोनों के लिए काम कर देगा। आप बारी बारी ही ना देखिएगा, बारी बारी ही ना चेक करिएगा। सेट ए का सभी एलिमेंट को यहाँ पे देखिएगा तो 1 2 3 1 2 3 है, और फिर जब सेट बी को देखिए, फालतू एलिमेंट उसके इसके अलावा भी है, उस पर अपने को नहीं दिमाग लगाना है। इसका सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, बस बात खत्म। इसका सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, बात खत्म। ये दो रिलेटेड सेट के सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, बात खत्म। 1 2 3 है, ए बी सी 1 है, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सबसेट देख लेंगे क्या होता है। A set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B. सबसेट क्या होता है? सेट ए को जब हम सबसेट बोलेंगे सेट बी का, जब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो, उसको सबसेट बोल देंगे। मतलब भैया आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक सेट है ए और ये एक बी है। ए को हम जब बी का सबसेट बोलेंगे, ए को जब बी का सबसेट बोलेंगे, जब ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट होना चाहिए, ए का
कोई किसी भी सेट का किसी दूसरे सेट के अंदर उसका एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो वो सेट जिसका एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट है वो सेट जिस सेट में उसका एलिमेंट प्रेजेंट है उसका सबसेट होगा। थोड़ा सा बात कॉम्प्लिकेटेड वाला है, वेरी इजी है, बहुत आसान चीज है। एक दो बार रिपीट करिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, बहुत मजा आने वाला है। इसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। चलिए, इफ सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, अगर सेट ए सबसेट होगा सेट बी का तो हम कैसे राइट करेंगे, कैसे डिनोट करते हैं सबसेट को, देन वी राइट ए सबसेट बी। यहां फिर ओपन फेस क्लोज फेस है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, ए का सारा एलिमेंट किस में है, ए का सारा एलिमेंट बी में है। ए क्या है, सबसेट है, किसका है, बी का है। सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी, देन वी राइट, अगर ए का सारा एलिमेंट बी में है और ए सबसेट है बी का तो ए क्या होगा, जो भी सेट सबसेट होगा वो क्लोज फेस के तरफ रहेगा, जिसका सबसेट होगा वो ओपन फेस के तरफ रहेगा। यहां पे ए सबसेट ऑफ बी है, मतलब जो क्लोज फेस है ये वाला क्लोज फेस ये ए सबसेट हो जाएगा, और जो ओपन फेस के तरफ है वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। किसका सबसेट है, सेट बी का सबसेट है ए। चलिए एग्जाम्पल ही ले लेते हैं सबसे पहले। थर्टी 9 11, एक सेट ये हमने ए लिया, एक सेट हम बी ले रहे हैं 1 2 30 11 44 और क्या है 9। क्या सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल प्रेजेंट है सर। 39 11 13 भी है, 9 भी है, 11 भी है। तो सेट देखिए इसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है, उससे हमको लेना देना नहीं है। सेट ए में 3 एलिमेंट है, 39 11 39 11 प्रेजेंट है तीनों एलिमेंट इस सेट बी में, तो इसका ना इसमें प्रेजेंट है, इसका तो नहीं है भाई, इसमें तो और एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो इसका सभी एलिमेंट तो इसमें नहीं प्रेजेंट है, लेकिन इसका सभी एलिमेंट 3 ही एलिमेंट है और वो सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। मतलब सेट ए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा सेट बी का, सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी। अगर इस तरीके का कंडीशन होगा तो यही बात यहां पे बोलना चाह रहे हैं, आपको लिखना आना चाहिए। सेट ए का सारा एलिमेंट है मतलब सेट ए सबसेट है, सेट ए सबसेट है तो सेट ए किधर रहेगा, क्लोज फेस के तरफ, क्लोज फेस के तरफ। और जिस सेट का सबसेट है बी का सबसेट है तो बी किधर रहेगा, ओपन फेस के तरफ, ओपन फेस के तरफ। दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल ले लेंगे। यहां पे ए लेते हैं 1 2 ए बी, और बी एक सेट लेते हैं A1 B2। भाई 1 2 AB ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है क्या, सर 1 2 AB थोड़ा सा इंटरचेंज करके अरेंजमेंट तो एलिमेंट का उल्टा पुल्टा दिया है, लेकिन प्रेजेंट है, एलिमेंट मैटर नहीं करता है। सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, मतलब सेट ए क्या है, सेट ए का ना प्रेजेंट है तो सेट ए सबसेट है, किसका प्रेजेंट है, जिसमें प्रेजेंट है, एलिमेंट बी में प्रेजेंट है इसका, तो बी का सबसेट ए हो गया। अब देखना होगा कि क्या बी का भी सारा एलिमेंट प्रेजेंट है क्या, थोड़ा सा तो देखना होगा, देख लेते भैया। A1 B2 A1 B2 A1 B2 भाई इसका भी तो इसमें प्रेजेंट है, मतलब बी भी ए का सबसेट है। यहां पे इसका सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है और बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, मतलब ए बी का सबसेट है और बी भी क्या है, ए का सबसेट हो जाएगा। यहां पे हम क्या बोल देंगे, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा होगा। यहां पे केवल सेट ए का सेट बी में प्रेजेंट था तो सेट ए ही केवल सेट बी का सबसेट होगा, बी का नहीं था तो हमने चर्चा भी नहीं किया, हमने यहां पे इंडिकेट भी नहीं किया आप लोगों को कि भाई बी भी क्या सबसेट होगा सेट ए का, नहीं होगा। चलिए
यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्लैक बॉक्स बनाएंगे और इसके अंदर कुछ बात देख लेंगे जल्दी जल्दी से। अगर मान लीजिए सेट ए सबसेट है सेट बी का, इसका क्या मतलब है? सेट ए, अगर सेट ए सबसेट है सेट बी का, मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। प्रॉपर्टी के फॉर्म में अगर देखेंगे तो एक्स बिलोंग सेट ए को करेगा एंड एक्स सेट बी को भी बिलोंग्स करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? एक्स, जो एक्स सेट ए को बिलोंग्स करेगा, मतलब जो एक्स एलिमेंट है जो कि सेट ए में प्रेजेंट है वो बी में भी प्रेजेंट होगा, तभी तो ए बी का सबसेट होगा। ए का सारा एलिमेंट बी में होगा तभी तो ए बी का सबसेट है। बात समझ में आना चाहिए। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब एक ही चीज सिर्फ पढ़ना बाकी रह गया है इसके अंदर। सेट का बेसिक जो भी था उसके लिए हमको एक चीज और पढ़ना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। चलिए इसको भी लेते हैं जल्दी जल्दी से, गर्मी बहुत है, जल्दी ही छोड़ना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? भैया दो सेट का प्रोडक्ट को ही, दो सेट के प्रोडक्ट को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला गया है। चलिए इसके डिफिनीशन को थोड़ा सा देखेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी is the set of all those ordered pair whose first coordinate is an element of set A, is an element of set A, and second coordinate is an element of set B। सर ये क्या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? मैथ चल रहा है लेकिन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। भैया अभी तो मैं समझा दूंगा, आप लोग नोट्स बना लोगे, लेकिन ये जब मैंने इसको लैंग्वेज लिखूंगा ही नहीं तो आपको रिवीजन के वक्त कैसे सोचिएगा कि क्या रहा है। अभी पढ़े होंगे, अभी इसको नोट में प्रॉपर तरीके से लिखे होंगे, एक बार रीड करिएगा, सारा पिक्चर खुल जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट ए और बी का क्या होता है? एक प्रकार का सेट ही है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का क्या होता है? एक सेट होता है सभी ऑर्डर पेयर का, जो कि उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट ए का एलिमेंट होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट सेट बी का एलिमेंट होगा। Cartesian product of set A and B is denoted by Cartesian product of set A and B is denoted by A cross V।
and read as and read as A cross B or cross product of या प्रोडक्ट सेट ऑफ, चलिए प्रोडक्ट सेट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोई भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से। कोई भी दो सेट होगा भाई, सेट का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं यार। प्रोडक्ट यहां पे नाम से ही पता चलना चाहिए कि एक प्रकार का प्रोडक्ट है। कार्टेशियन कुछ होगा, उसका हम देखेंगे क्या उसका एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फिलअप करना होगा दो सेट को। कार्टेशियन कुछ होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दो सेट किसी प्रकार का तो प्रोडक्ट ही है। इतना तो समझिए कि दो सेट का प्रोडक्ट हो रहा है, दो सेट के प्रोडक्ट का बात कर रहा है। और जब भी हम दो सेट का प्रोडक्ट करेंगे, मतलब क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, ए क्रॉस बी से। और इसको पढ़ा भी क्या जाएगा, ए क्रॉस बी या क्रॉस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट सेट ऑफ ए एंड बी। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझ देंगे, इसको यहां तक नोट करिए। अब इसका एग्जाम्पल लिया जाएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल को लेते हैं। एक सेट ए है, ए बी सी है इसका एलिमेंट, और सेट बी है 2 3 है। भाई इस सेट ए और सेट बी का हमको क्या देखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। ए क्रॉस बी कर देंगे, ए क्रॉस बी करेंगे मतलब इस सेट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इस सेट से। ए बी सी 2 3 है। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे। एक प्रकार का सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो भी करिएगा भैया वो एक सेट होगा। सेट कैसे लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर में एलिमेंट को कोमा से सेपरेट किया जाएगा। लेकिन वो किस तरीके का सेट है, सेट एक ऑर्डर पेयर तरीके का है। भाई ऑर्डर पेयर नहीं समझते हो क्या, किसी भी पॉइंट का पोजीशन को भी हम तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से ऑर्डर पेयर में ही लिखते हैं। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हो, ऑर्डर पेयर में लिखते हो। 2,3 जो लिखते थे इस तरीके से, ये एक ऑर्डर पेयर ही तो है। इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस 2 हुआ और सेकेंड कोऑर्डिनेट को हम वाई एक्सिस बोलते थे। लेकिन इस ऑर्डर पेयर में यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोला जाएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है 2, वो क्या हो जाएगा, सेट ए का एलिमेंट, और सेकेंड कोऑर्डिनेट सेट बी का एलिमेंट होगा। क्योंकि ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना, जब ए क्रॉस बी करेंगे तब यही चीज करना होगा, ऑर्डर पेयर में करना होगा। सबसे पहले देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए क्रॉस बी कर रहे हैं, और ए क्या है, सेट ए बी सी है। सेट ए बी सी है, बी है क्या है, 2 3 है, 2 3 लिख दिए हैं। तो सेट ए का जब भी होगा ऑर्डर पेयर में, ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए का एलिमेंट पहले होगा। इस ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते वक्त इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेट ए का एलिमेंट होगा। सभी को सभी से प्रोडक्ट करना है। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए एक ही चीज ध्यान में रखिए, ए क्रॉस बी करना है मतलब ए सेट ए का ये वाला सेट ए का सभी एलिमेंट जो भी है ऑब्जेक्ट, ये ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। मतलब एक ट्रिक है यहाँ पे देख लीजिए, ए को सबसे पहले सबके साथ ऑर्डर पेयर में रख दीजिए। ए के साथ 2 को लेंगे, ए के साथ 2 को लिए कॉमा, फिर ए के साथ 3 को लेंगे, ए के साथ 3 को लेंगे। और कोई लेने लायक है क्या, भाई 2 ही एलिमेंट है, अब है ही नहीं तो छोड़िए। अब ए हो गया, ए के साथ सबको बैठा दिए। अब बी के साथ सबको बैठाइए, बी के साथ 2 को लेंगे, बी के साथ 2 को लेंगे, बी के साथ 3 को लेंगे, बी के साथ 3 को लेंगे। चलिए बी का काम भी हो गया। अब सी बच गया, सी के साथ 2 3 को ले लीजिए, C के साथ 2 को लेंगे, C के साथ 3 को लेंगे, C के साथ
3 को लेंगे, ये हो गया भाई, ए क्रॉस बी निकल गया, यही है ऑर्डर पेयर। यही ऑर्डर पेयर इस वाले सेट का जो है ये एक एलिमेंट बोला जाएगा, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। इस तरीके से हर एक ऑर्डर पेयर इस सेट के लिए एक एलिमेंट का काम करेगा। लेकिन ये है क्या, ए क्रॉस बी निकाला हुआ है। क्या है, ए क्रॉस बी निकाला हुआ है। गड़बड़ नहीं करना है। देखिए अगर यहां पे a, 2 है, 2, a कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सेट के अंदर एलिमेंट का पोजीशन कोई मैटर नहीं, अरेंजमेंट कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन यहां ऑर्डर पेयर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। भले इस पूरा ऑर्डर पेयर को a, 2 के जगह a, 3 लिख दीजिए और फिर इसको यहां रखिए, वो कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन यहां आप इस ऑर्डर पेयर में छेड़छाड़ करिएगा तो गलती हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिए। क्योंकि एक ऑर्डर पेयर ही इसके लिए एक एलिमेंट है, ये दूसरा ऑर्डर पेयर दूसरा एलिमेंट होगा। इस तरीके से यहां काम चल रहा है। अगर सर ए क्रॉस बी आप निकाल रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं, बी क्रॉस ए करके देखते हैं एक बार, क्या वो दोनों सेम होता है, वो भी चेक हो जाएगा। चलिए बी क्रॉस ए देखिए, बी क्रॉस ए करेंगे। बी क्रॉस ए करने के लिए पहले अब बी के एलिमेंट बी सेट को लिखेंगे। बी सेट क्या है, B2 3 है, 2, 3 है, क्रॉस। अब एक ए है, ए सेट क्या है, ABC है, ABC है। अब देखिए आप ए क्रॉस बी किए थे तो पहले किसको ले रहे थे, ए के एलिमेंट को सबके साथ बैठाए। अब बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो बी के सभी एलिमेंट को ए के साथ बैठाएंगे। लेकिन बी के ऑर्डर पेयर में, सॉरी उस सेट, ये सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट के ऑर्डर पेयर में पहले क्या होगा, बी क्रॉस ए न कर रहे हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर का एलिमेंट ऑफ सेट बी हो जाएगा। अब बी क्रॉस ए कर रहे हैं, सेट बी ये हुआ तो इसके 2 के साथ इसके सब को पहले बैठाइए, 2, a हो जाएगा, 2, b कर दीजिए, 2, c कर दीजिए। चलिए 3 बच गया, 3 को सबके साथ बैठा दीजिए, 3, a कर दीजिए, 3, b कर दीजिए, 3, c कर दीजिए। ये आपका बी क्रॉस ए निकालने का तरीका है। ये आपका ए क्रॉस बी, क्या ये दोनों एक है, क्या इक्वल है क्या, देखिए तो a, 2 है, 2, a है, b, 2 है तो 2, b है, b, 2 है। भाई यहां से एक चीज तो पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ये चीज पता चला कि नहीं चला, है एक क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन वो आपका ये वाला प्रोडक्ट नहीं है। 2, 3 इजकल टू 3, 2, 6 इजकल टू 6 होगा। इसीलिए यहां हो रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए या उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क सिंपल मल्टीप्लीकेशन में नहीं पड़ता है। लेकिन सेट के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट में खूब फर्क पड़ेगा। अगर ए क्रॉस बी करिएगा तो आपका जो सेट बनेगा वो कोई और एलिमेंट उसमें आ रहा है ऑर्डर पेयर में, और बी क्रॉस ए करते हैं तो उस सेट के ऑर्डर पेयर में कुछ और एलिमेंट आ रहा है, मतलब ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बहुत बड़ी बात है, यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है। इसको नोट करिए बढ़िया तरीका से और याद रखने का कोशिश करिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या कहना चाह रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कभी भी दो सेट के बीच में निकाला जाएगा, और वो दो सेट के बीच में किस तरीके से निकाला जाएगा, दो सेट के बीच में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट भी एक सेट ही है। और वो कैसा सेट है, एक ऑर्डर पेयर के एलिमेंट का सेट है, और उसके ऑर्डर पेयर में क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट ए का कोऑर्डिनेट होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट सेट बी का एलिमेंट होगा। यही बात होता है। चलिए इसको नोट करिए, इसमें और थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और पढ़ेंगे और सेशन को एंड करेंगे। पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी फॉर्म में थोड़ा सा लिखेंगे, ए क्रॉस बी इजकल टू ए बी होगा। अब सच दैट भाई ए क्रॉस बी
इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी क्यों लिए? क्योंकि जब आप सेट ए का कोई प्रॉपर्टी फॉर्म लिखते थे तो सच दैट एक्स करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि एक्स बिलोंग सेट ए को कर रहा है, या एक्स क्या है, एलिमेंट सेट ए का है, एक्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है सेट ए में। लेकिन यहां पे ए क्रॉस बी न कर रहे हैं, और ए क्रॉस बी तो कभी भी कैसे किया जाता है, एक ऑर्डर पेयर होता है, और वो ऑर्डर पेयर किस वे में होता है, सेट ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो यहां पे ए किसको बिलोंग्स करेगा, स्मॉल ए सेट ए को बिलोंग्स करेगा और स्मॉल बी सेट बी को बिलोंग्स करेगा। इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट ए का एलिमेंट होगा, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट होगा, तभी तो ए क्रॉस बी करना होगा। तो यहां पे ए बिलोंग्स सेट ए कर देंगे एंड बी बिलोंग्स सेट बी कर देंगे। उसी तरीके से अगर आप बी क्रॉस ए लिखिएगा तो बी कॉमा ए हो जाएगा, सच डैट बी बिलोंग्स सेट बी करेगा एंड ए बिलोंग्स सेट ए करेगा, ये बात हो जाएगा। चलिए अब जैसे ए बी बिलोंग्स ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए सेट ए को बिलोंग्स करेगा, बी सेट बी को बिलोंग्स करेगा। यहां पे चलिए लिख ही देते हैं, याद भी रहेगा लंबा टर्म में। एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय एलिमेंट ऑफ डिनोटेड नहीं, एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर और टुप्लेस। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी एलिमेंट होता था आपने देखा, हर एक एलिमेंट क्या था, एक ऑर्डर पेयर था। इसीलिए बोला गया एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट को हम ऑर्डर पेयर या टुप्लेट्स, दो एक साथ आ रहा है ऑर्डर पेयर में, इसीलिए उसको टुप्लेट्स बोला गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक एग्जाम्पल बोल देते हैं, ए क्रॉस बी फाइव सेट है भाई, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी फाइव हो सकता है, ये पॉसिबल है। ऐसा भी तो सेट होगा जब उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दो सेट का तो कभी उसका कोई एलिमेंट ही नहीं हो। क्रॉस प्रोडक्ट भी, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक खाली सेट हो, एम्प्टी सेट हो। ए क्रॉस बी फाइव होगा, इसका क्या मतलब है कि या तो ए फाइव है और या बी फाइव है। देखिए दोनों सेट फाइव होगा तो भी ए क्रॉस बी फाइव होगा, या कोई एक सेट फाइव होगा तो भी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट उस दोनों सेट का क्या होगा, फाइव ही होगा। या तो ए फाइव हो जाए या बी फाइव हो जाए तो भी ए क्रॉस बी फाइव ही होगा। चलिए यहां तक आप लोगों का आज का जो भी बेसिक था हमारे रिलेशन के लिए, जो भी रिलेशन में हमको यूज आएगा सेट का बात, यहां तक सेट का, हालांकि सेट चैप्टर में सेट के लिए और भी बात है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना होता है हमको, लेकिन यहाँ पे अपन सेट पढ़ नहीं रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर है, बहुत बच्चे पढ़े होंगे, थोड़ा सा रिवीजन के लिए, थोड़ा सा नॉलेज को और ताज़ा करने के लिए, इनहेंस करने के लिए लिया गया था। यहाँ पे आप लोगों को जो भी सेट का बात जरूरत पड़ेगा हमें क्लास 12 के रिलेशन और चैप्टर, रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में, वो सभी बात ले लिया गया है। यहाँ पे सेट का काम खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को रिलेशन का चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा और रिलेशन को खूब डिटेल्स तरीका से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते हैं। आज के क्लास को यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।